14 अगस्त 1947 गुलामी की शाम और आज़ादी के उजाले के बीच उस रात क्या हुआ था। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहट सुबह जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद इस शायरी से बात कर रहे थे आज़ादी के उस निकलते हुए सूरज की, जहां एक तरफ जश्न की सुबह थी और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का गम। लेकिन यह बंटवारा हुआ क्यों था? आखिर क्या वजह थी इस बंटवारे के पीछे? आइए जानते हैं इन सवालों का पूरा सच और फिर जानेंगे 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि देश का बंटवारा इसलिए हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। लोगों का यह भी मानना था कि हिंदू मुस्लिम की आपस में कभी बनेगी ही नहीं। दोस्तों, बंटवारा भले ही 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन इससे पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन का फैसला रेडियो पर अनाउंस कर दिया था। इस फैसले का जम के विरोध किया था सिर्फ दो लोगों ने, पहले तो महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल सफर खान। बाकी के कांग्रेस नेताओं ने जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इस फैसले को 3 जून को ही मान लिया था। कहानी को पीछे ले जाकर बताने से अच्छा है आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से इंडिया के बंटवारे के आसार दिखने शुरू हो गए। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत का हर एक व्यक्ति बराबरी पर यकीन रखता था और ये बात अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और डिवाइड एंड रूल के पीछे अंग्रेजों की क्या प्लानिंग थी, ये बात आपको कुछ देर में समझ आ जाएगी। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझने के लिए हमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन पर एक नजर डालनी होगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूमे के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इन्होंने एक बेहद ही चाबास रिपोर्ट तैयार की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर। इन्होंने इसमें लिखा था कि यह रिवोल्ट ब्रिटिश के भारतीयों पर अत्याचार करने से हुई थी। ह्यूमे ने अपने वाइसरॉय को खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइज किया था, जिस वजह से इन्हें इनके रैंक से हटा दिया गया था। इन्होंने अपनी एक पोयम से इंडियंस को जागरूक करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने लिए एक कंट्री की मांग करो, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करो, और यहीं से शुरुआत हुई भारत के बिखरने की। देखिए कैसे। इस कविता से प्रभावित होकर कांग्रेस ने अंग्रेजों से डिमांड किया कि एजुकेटेड इंडियंस को सरकार में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। उस वक्त वाइसरॉय थे सर डफरेन। पहले इन्हें सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें यह आभास होने लगा कि कांग्रेस जो काम कर रही है उससे ब्रिटिश शासन को आने वाले समय में खतरा हो सकता है। पहले तो डफरिन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इन मीटिंग्स को रोकने के लिए निवेदन किया, लेकिन कांग्रेस के न मानने पर डफरिन ने अपनी सीधी उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया। पहले इसने अमीर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना शुरू किया। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने भारत के कुछ ब्रिटिश सपोर्टर्स की मदद लेने की सोची, जिनमें पहला नाम है सर सईद अहमद खान और दूसरे हैं शिव प्रसाद। इन दोनों से कहा गया कि देश में कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट की शुरुआत करो। और तब 1887 के दौरान सईद अहमद खान ने स्पीच शुरू किया और 2 नेशन थ्योरी का मुद्दा उठाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम खतरे में है। इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू मुसलमान पर हावी हो जाएंगे और इसलिए मुस्लिम के लिए ये बेहतर होगा कि कांग्रेस के बजाय ब्रिटिश को सपोर्ट करें। हाँ, लेकिन मुस्लिम की एजुकेशनल का ख्याल रखते हुए सईद अहमद खान एक अच्छा काम जरूर किया। 1875 के दौरान इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली, लेकिन इनके भड़काने वाले भाषण का और एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि लोग 2 नेशन थ्योरी पर यकीन करने लगे, जिसके कारण 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। दोस्तों, ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल का गेम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश ने इस लीग का जम के सपोर्ट किया। इस लीग ने ब्रिटिश से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, यानी कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां से बस मुस्लिम ही लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और तब कांग्रेस के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी इस मांग का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे देश 2 भागों में बंट जाएगा, पर आजादी के वक्त तक तो वो भी 2 नेशन के सपोर्ट में आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस मांग को 1909 में पास कर दिया गया। अब धीरे धीरे हिंदू के कुछ लोग अपने आप को अनसेफ फील करने लगे। पहले तो मुसलमानों को खतरे का आभास जताया गया और अब अंग्रेजों की इस साजिश से अपने आप हिंदू भी खुद को खतरे में महसूस करने लगे। धर्मों की आग लोगों के दिल में उबलने लगी। हिंदू को लगने लगा कि हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। इसी तरह ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की तरह हिंदू लीग की भी फाउंडेशन हुई। इसका नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसकी नींव रखी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। इसके बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन नाम की एक और हिंदू लीग की नींव रखी गई, यानी कि RSS, जिसके फाउंडर थे केशव बलराम। स्कूलों में अंग्रेजों ने इतिहास की किताबों को अपने मुताबिक तब्दील कर दिया। उसमें यह पढ़ाया जाने लगा कि कैसे हिंदू राजा रुकावट बनते थे मुस्लिम राजाओं पर। ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स भी छपने लगे, जैसे हिंदू द डाइंग रेस, यानी कि हिंदू खतरे में है,
और इन लेटर के जरिए उन्होंने अपना डर बयान किया। उनका कहना था कि मुस्लिम की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है। उन्हें डर था कि मुस्लिम इस देश पर अपना कब्जा जमा लेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिमों को भी डर था कि हिंदू कब्जा कर लेंगे पूरे देश को। और ऐसे ही धीरे धीरे अंग्रेजों ने धर्मों के सहारे लोगों के बीच नफरत और फूट भर दिया, जिसका नतीजा आगे चल के दंगे फसाद में बदल गया। 1920 में धर्मों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और यहीं से शुरुआत हुई थी धर्मों के प्रति राइट्स होने की। दोस्तों, आगे चलकर ये झगड़े काबू में नहीं आए और आखिरकार रहमत अली ने जनवरी 1933 में पाकिस्तान देश की डिमांड रख दी। इन्होंने एक पैम्पलेट बनवाया जिसमें लिखा था, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। ये बातें कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही थी कि मुस्लिम खतरे में हैं और क्या हम हिंदू बच पाएंगे। हमें एक अलग देश बनाना चाहिए और इस बात को आगे चल के जिन्ना ने भी सपोर्ट किया। पूरी बात करने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इन्हीं दंगों और भड़काऊ बातों की वजह से आज देश धर्म के नाम पर बढ़ गया है। एक बात इस वीडियो से आपको जरूर सीखने को मिली होगी कि जहां हिंदू को खतरे में दिखाना है वहां मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट दिखा दिया जाता है, और जहां मुसलमान को खतरे में दिखाना होता है वहां हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट दिखा दिया जाता है। ये बातें लोगों के अंदर भड़काती हैं और इन्हीं बातों से एक मासूम इंसान के दिल में कट्टरवाद जागता है, जिसका जिम्मेदार वो नहीं होता, लेकिन इस सोच की वजह से उसके आसपास का माहौल भी वैसा होने लगता है और यही चीज वो आगे भी बढ़ाता है, जिसका नतीजा आपके सामने है। हम सब जानते हैं कि आज भारत में धर्म के नाम पर माहौल कितना खराब हो गया है। खैर दोस्तों, अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं 14 अगस्त की रात की। 14 अगस्त 1947 की ढलती शाम रायसीना हिल पे इकट्ठा हुआ 5 लाख का हुजूम और वो तेज बारिश। हर इंसान आजादी की आस में आंखों में आंसू के साथ खामोशी से खड़ा था। रात के तकरीबन 9 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लुइस माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस में पहुंचे। 12 बजने के कुछ देर पहले जवाहरलाल नेहरू ने ये दो पंक्ति के सहारे अपनी बात को शुरू किया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लेप्ट इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही कुछ मिनट बाद 12 बज गए। 190 साल बाद हमारा भारत आजाद हुआ, पर एक तरफ देश बंटवारे के दुख में भी था, क्योंकि बस एक रात और एक फैसले में देश ने 8 करोड़ लोग, साथ ही 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवा दिया था। अब अगले ही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह के 8:30 बजे शपथ ग्रहण किया। रात भर बारिश के बाद सुबह बिल्कुल साफ आसमान के नीचे लोग बड़े ही सब्र के साथ बैठकर बड़ी ही बेसब्री से तिरंगे को लहराता देखने के लिए बैठे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे पहली बार तिरंगे को पार्लियामेंट में लहराया था और दूसरी बार सबके सामने सुबह 8:30 बजे तिरंगे को लहराया। तिरंगे को देखकर हर देशवासी के आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने अभी देश को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। कुछ बड़े अफसर अभी भी देश में मौजूद थे। 1500 सैनिकों की ब्रिटिश टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई और आखिरी टीम 27 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई। एक ताज्जुब की बात तो ये थी कि इनको रवाना तो ऐसे किया गया था कि ये हमारे देश पे हुक्म करने नहीं बल्कि मेहमान बन के आए थे, क्योंकि उन्हें पूरे ढोल बाजे के साथ इनके देश रवाना किया गया था। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या ये हमारे भारत के लोगों का बड़प्पन था या फिर उनकी बेवकूफ़ी? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।